आज कार्बोरेंस की बात करेंगे। कार्बोरेंस आर मिक्स्ड हाइड्राइड्स ऑफ बोरान एंड कार्बन। इसमें बोरान और कार्बन दोनों चीजें होती हैं, इन विच कार्बन एंड बोरान एटम्स ऑक्युपाई द वर्टिसेज ऑफ ट्राइएंगुलेटेड पॉलीहेड्रॉन। जैसे बोरान्स में था वैसे ही इसमें भी है, बोरान और कार्बन दोनों मिक्स होते हैं इसमें। कार्बोरेंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेट्रोबोरेंस। वही बात है कि बोरान के बीच में कार्बन आ जाता है बोरान की जगह, तो उसे कार्बोरेंस कह देते हैं। These are member of a class of organometallic compounds containing carbon, boron and hydrogen. इसको organometallic compound भी कहते हैं। ओके, जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोरेंस इज C2BnHn+m। अब ये देखना, C2 फिक्स है, देखो C2BnHn+m, where n is an integer. Carboranes with a ranging from 3 to 10 have been characterized. कार्बोरेंस जहां n की वैल्यू, मतलब बोरॉन के लिए बात की जा रही है, n की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक कैरेक्टराइज किया गया है अभी तक। Boranes and carboranes have same number of electrons in their bonding framework, will have similar structure. बहुत ज़्यादा इनके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब टाइप्स ऑफ बोरेंस की बात करें, ठीक उसी तरीके से जैसे बोरेंस की बात की थी, क्लोजोबोरेंस, नीडोबोरेंस एंड ऑर्गेनोबोरेंस, इसी तरीके से क्लोजो कार्बोरेंस। देखो क्लोज्ड है, ट्राइएंगुलेटेड पॉलीहेड्रा स्ट्रक्चर है ये, इस तरीके से। अब देखो दो जगह जहां बोरॉन होना चाहिए था वहां कार्बन आ गया है, ठीक है, जहां बोरॉन होना चाहिए था वहां कार्बन आ गया है। और जनरल फार्मूला इसका ये है C2BnHn+2। अब आपको बड़ा ही तरीके से ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ नहीं है। जिस तरीके से क्लोजो बोरेन का फार्मूला क्या था, BnHn+2, और बस उसमें आप C2 जोड़ देना है आपको। C2 मतलब दो कार्बन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड 2n+2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज n+1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये बात समझ में आ रही होगी सबको। इस तरीके से एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, ये 6C2B8H10। ये देखो यहाँ बॉन्डिंग दिखाई गई है, जहाँ पे ऐसा खाली स्ट्रक्चर है वो बोरॉन है, यहाँ पे है कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। अभी और ज्यादा क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। पहले नीडो बोरेन में क्या है, देखो ठीक बोरेन की ही तरह है, BnHn+4 है और यहाँ C2, मतलब C2 एडिशनल है, बाकी पूरा जनरल फॉर्मूला आपका बोरेन की तरह है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग फ्रेमवर्क इज 2n+4। वही बात है, 2n+4, n+2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, ये चीज। एग्जाम्पल C2B4H8। ये वहां पर जो 1 और 7 लिखा है ये फॉर्मूले में, देखो इसका मतलब ये है कि 1 और 7 पोजीशन पर दो कार्बन अटैच्ड हैं। इसको ध्यान से देखो कि C2B4H8 के फॉर्मूले में 17C2B9H, नहीं ये अलग फॉर्मूला, 17C2B9H12 पे माइनस चार्ज है। अच्छा, ये दो अलग अलग एग्जाम्पल है, पोजीशन नहीं बताई गई है। पोजीशन तो पहले नंबरिंग तो कार्बन से ही होगी ना। ओके, ऑर्गेनो की बात करते हैं। टू कॉर्नर्स ऑफ, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो भाई प्लीज। इसको रख दो तो। नहीं करोगे, मुझे म्यूट करने में टाइम लगेगा फिर। अनुप्रिया म्यूट। ओके, टू कॉर्नर्स ऑफ ट्राइएंगुलेटेड पॉलीहेड्रा इज रिमूव्ड। अब आप देखो जैसे बोरेंस में क्लोजो, नीडो और ऑर्गेनो में क्या था, क्या रिलेशन था? क्लोजो में था पूरा क्लोज्ड ट्राइएंगुलर पॉलीहेड्रा स्ट्रक्चर था एज ऑक्टाहेड्रल। इसी तरीके से नीडो में भी ऐसा ही था। नीडो में क्या हुआ था, एक बोरॉन एटम निकाल दिया गया था
इसी तरीके से एक कॉर्नर, एक ट्राइएंगुलेटेड पॉलीहेड्रा का एक कॉर्नर का बोरॉन निकाल लिया गया है, वो नीडो हो गया। अब ऐसे ही ऑर्केनो की बात करेंगे तो यहाँ 2 कॉर्नर्स ऑफ ट्राइएंगुलेटेड पॉलीहेड्रा इज रिमूव्ड, 2 कॉर्नर के पॉलीहेड्रा जो कॉर्नर है बोरॉन का वो निकाल लिया गया है। लेकिन C2 2 कार्बन रहेंगे, 2 कार्बन एटम जो हैं वो सभी में रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग फ्रेमवर्क इज 2n+6 इलेक्ट्रॉन, n+4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, ये तो सिंपल 3-3, 4-4 पॉइंट में इनके बेसिक कैरेक्टर्स को आपको इसमें बता दिया गया है, जो लगभग बोरान से सारे मिलते जुलते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आज की होगी, वॉडेज रूल। वॉडेज रूल क्या है, इसको ध्यान से देखो, इसकी फोटो खींच लो, इसको नोट कर लो, इस पे डिस्कशन करते हैं जब तक कर सकते हैं आज। इन केमिस्ट्री, पॉलीहेड्रा स्ट्रक्चर स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर थियरी provides electron containing rules useful for predicting structures of boranes and carbonates. It is formulated by Wade and hence it is called Wade's rule. Especially boranes and carbonates में के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग रूल दिया गया, वो वाडेज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, इसके नाम पे इनको वाडेज रूल कहा गया इस रूल को। और इनके रूल में देखिए क्या क्या है। ईच BH यूनिट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू स्केलेटल स्ट्रक्चर। जो भी किसी, चाहे बोरेन हो चाहे कार्बोरेन है, उसका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा उसमें अगर एक BH यूनिट है, इसका मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ईच CH यूनिट डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन। अगर CH यूनिट है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। नेगेटिव चार्ज ऑन बोरेन गिव्स एन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, जैसे अभी पीछे एग्जांपल बताया था मैंने, उसमें नेगेटिव, जैसे यहाँ देखिए 2 नेगेटिव एग्जांपल है, 2 नेगेटिव है इस एग्जांपल में, इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस स्ट्रक्चर को, उस स्केलेटल स्ट्रक्चर को। ओके, एडिशनल हाइड्रोजन एटम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन्स ईच। और इसके अलावा अगर कोई हाइड्रोजन एटम है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन और देगा। ठीक है, अब देखो क्लोजो का, देखो स्ट्रक्चर, ये अभी बोरेन की बात हो रही है। BnHn, अच्छा ये तो वो जो जनरल फार्मूला था तो BnHn+2 था, ये इनके हिसाब से देखो BnHn ये फार्मूला होता है, इसका एग्जांपल है B5H5। ठीक है, जो नीडो और कैनो 5, लेकिन यहाँ n+2 होना चाहिए। वाडे रूल क्या कहना चाह रहे हैं, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अच्छा यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, n+1। एग्जाम्पल क्या है, B5H5 2-। ओके, नीडो BnHn+4 n+2 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और B2H6 इसका फॉर्मूला है। अच्छा, और कैनो में BnHn+6 n+3 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसके एग्जाम्पल को जरा एक जगह, आप लोगों को दिख रहा है क्या, मेरे में तो BnHn+6 n+3, उसका एग्जाम्पल क्या है B4H10। जरा इस वॉडेज रूल के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन पेयर आप B2H6 में गिन के बताइए जरा। आप B2H6 में वॉडेज रूल के अकॉर्डिंग आप मुझे गिन के बताइए, ट्राई करिए लिखने की।
कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जितना मैंने ये 4 पॉइंट बताए ना, 1 2 3 4, उसके अकॉर्डिंग। कोई लिख रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं वेट कर रही हूँ, वरना तो फिर मैं बोल रही हूँ फिर। 4, शिवम ने आंसर दिया 4। और कोई दे रहा है? 2 यूनिट, 2 BH, ईच BH यूनिट। देखो, अगर B2H6 की बात करें तो B2H6 कैसा है? दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हेल्ड टुगेदर बाय 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ध्यान से मेरी बात सुनना, वो चीज़ें स्लाइड में नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है? मैं एक नोट्स से आप लोगों को बोल रही हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कह रही हूँ मैं। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? जो कल क्वेश्चन महिमा ने पूछा था कि ये BH-B बॉन्ड बेंड क्यों होता है और B-B-B बॉन्ड स्ट्रेट क्यों होता है? क्योंकि जिस तरीके से ये B-B-B बॉन्ड बना है, बोरेन में बनता है, डाई बोरेन में। डाई बोरेन का स्ट्रक्चर याद है सबको? ये डाई बोरेन। इस स्लाइड को एक बार ध्यान से पढ़िए आप लोग, इसमें कुछ चीजें हैं, आप पढ़िए, मैं इसको समझा रही हूँ। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन deficient compound that hold together by 3 centered 2 electron bond। अब ये देखो, बोरॉन में पहले ये बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानना बहुत जरूरी है कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बताओ। लिख के बोलो जल्दी जल्दी सब लोग। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इस H से बॉन्डिंग कर ली, एक इस H से बॉन्डिंग कर ली। अब यहाँ पर इसको 2H से बॉन्डिंग करनी है। 2H से बॉन्डिंग कैसे कर सकता है भाई? या तो उस H को दे देगा या तो इस H को दे देगा, ठीक है? लेकिन ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। अगर ये बोरॉन इस हाइड्रोजन को देगा और ये बोरॉन इस हाइड्रोजन को देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, तब भी BH3 जो बनता है फॉर्मूला BH3, तो BH3 क्या होता है? BH3 3 3 6, तब भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। बात समझ में आ रही है? ये ऑनलाइन क्लास में कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं कि क्या बोलूं मैं, क्या ना बोलूं। ओके, जब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो हायर उसपे इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दिया जाता है कि BH3 के ही 2 मॉलिक्यूल मिल करके हायर बोरेन, मतलब कि B2H6 बना लेते हैं। B2H6 बनाने के लिए ये देखो, यहाँ पर जो बनाना स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बोरॉन दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, और एक H और एक H, ये इतने, इसका 5 है, इसका 1 है, इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। इनके और इनके बीच में एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के घेरे का निर्माण करते हैं ये, कि कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैकेंसी भले 2 के रहने की हो, हम 3 मिलके इसमें एडजस्ट कर लेंगे। मतलब एक उनको ऐसी कंडीशन दी जाती है, कंडीशन देना पड़ता है B2H6 बनाने के लिए कि B और H के बीच में इस तरह की बॉन्डिंग हो जाती है कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक घेरा बनता है उसमें H एडजस्ट हो जाता है। प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग नहीं होती है, और ये H
उस लोभ में कहीं चलो घुस गया, कहीं एडजस्ट हो गया, ना तो वो इधर बॉन्डिंग बनाए रहता है, ना वो इधर बॉन्डिंग बनाए रहता है, बस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है और वो बीच में बैठा हुआ है। इस तरह की बॉन्डिंग है, इसलिए वो बैंड है, उनके एनर्जी लेवल में डिफरेंस होता है, इसलिए वो जो बॉन्डिंग होती है वो बैंड हो जाती है। लेकिन ये कंडीशन बोरॉन बोरॉन और बोरॉन के बीच में नहीं होती है, क्योंकि होता वहां भी है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, वही केस होता है, लेकिन वो इस बात पे एडजस्ट नहीं करता है, उनका चूंकि एनर्जी लेवल सेम होता है, इसलिए वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बॉन्डिंग बनाते हैं। तो वॉडेज रूल ने क्या किया है, वॉडेज रूल ने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने की कोशिश की है अपने रूल में, कि किसी भी बोरेन्स के स्केलेटल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये है वॉडेज रूल। अब इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं मेरे भी दिमाग में इस समय नहीं है, इसीलिए मैंने कल बोला था कि क्वेश्चंस आप लोग ढूंढ के लाइए, ताकि उससे बहुत चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। किसी के पास अभी भी कोई क्वेश्चन सर्च कर पा रहा हो तो पूछे, कोई क्वेश्चन बताए, अगर कोई सर्च कर पा रहा हो उधर से फ़ोन में, गूगल में। मेरे पास इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है इस समय, बहुत स्लो चल रहा है। ये बताना चाह रहे हैं। हाँ बोलो, कौन बोल रहा, महिमा? यस मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम इसमें क्वेश्चन ये भी देता है कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं। ये तो मैंने बता दिया है ना, ये तो पिछले क्लास में ही बता दिया, इस तरह के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, वो तो मुझे ध्यान था, ये तो मैंने बता दिया। और ये आप लोग, इसी के लिए मैंने वो फार्मूला याद करने को बताया कि अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आप STYX से पूरा निकाल लोगे, है ना। स्ट्रक्चर पढ़ लो बुक से कहीं से, और उसका फार्मूला याद कर लो। फार्मूला याद करोगे, एस के जगह जो है वो किसके लिए है, टी के जगह, वो तो हो चुका है। और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? वाडेज रूल पर ये देता है ना कि फॉर्मूला या फिर कोई बोरॉन का कंपाउंड दे देगा और बोलेगा इसका स्ट्रक्चर कौन सा है, रैक्नो है, हाइपो है, या फिर नीडो क्लोज है हाँ, इस टाइप वही का। N+1 स्ट्रक्चर देख करके ना, तो वही मैं एक हाँ। क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कोई क्वेश्चन दो, उसको सॉल्व किया जाए, कोई क्वेश्चन अगर आए तो उसको सॉल्व करने का तरीका समझा जाए, बस ये मैं चाह रही हूँ। हम्म। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा उसके बाद पॉइंट ग्रुप की बात करूंगी, तो पॉइंट ग्रुप दूसरी चीज हो जाएगी, लेकिन मैं पढ़ाना चाहती हूँ आप लोगों को पॉइंट ग्रुप। अब देखो, बोरेन्स और कार्बोनेन्स में सब कुछ फिनिश हो गया है, ये इनके अकॉर्डिंग ये वॉडे रूल इन्होंने बता दिया है, क्लोजो निडो और कैनो वही सब है, N+1 N+2 N+3, ठीक है। इनको देख करके ही स्ट्रक्चर बना देना होगा। बाकी एक मिनट, कुछ 2-3 स्लाइड्स हैं वो भी देख लो, उसके बाद इस पे थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करना रह जाएगा बाकी। एप्लीकेशंस ऑफ बोरेन्स एंड कार्बोरेन्स। देखो, बोरेन्स के मैंने एप्लीकेशन नहीं, बोरेन्स के नहीं बताए थे, किसको पढ़ाया था, यहाँ तो कंफ्यूजन हो जाता है, 3 क्लासेस पढ़ानी होती हैं, किसको क्या पढ़ा दिया भूल जाती हूँ। चलो, बोरेन्स आर यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल्स इन सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। ये देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको याद समझ लो। बोरेन्स क्यों कहाँ यूज किए जाते हैं? रॉकेट फ्यूल्स में, एज ए सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। Boranes are also used as catalyst in polymerization reaction। ठीक है, आपको याद है कहीं बोरेन यूज किया गया है? कोई ऐसी रिएक्शन पढ़ी हो जिसमें बोरेन यूज किया गया हो? हाइड्रोबोरेशन एक रिएक्शन होती है, पढ़ना। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस नहीं अभी इस क्लास में पढ़ा पाऊंगी मैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। बोरेन्स को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। जब 2 कंपाउंड को पॉलीमराइज करना होता है तो उसमें इस ये बोरेन्स को यूज किया जाता है। अच्छा, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बिल्कुल, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। बोरेन्स कैन बी यूज्ड एज वल्केनाइजिंग एजेंट फॉर नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। वही बात हुई कि जैसे आप पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ही तो होगी नेचुरल और सिंथेटिक रबर को बनाने के लिए, ठीक है। वल्केनाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर।
और बोरेन की कई जगह कोटिंग भी की जाती है, उसमें भी ये बोरेन्स और कार्बोरेन्स यूज किए जाते हैं। अच्छा, इतना जो कुछ पढ़ा 2-3 दिन में, कंक्लूजन क्या निकल रहा है भाई? बोरेन्स आर कलरलेस एंड गैसियस एट रूम टेम्परेचर्स। कभी कभी क्या होता है ना कि कंपाउंड्स के फिजिकल चीजों को दिमाग में रखने पर आप बहुत कुछ जज कर पाते हो, इसलिए इन बातों को भी ध्यान में रखा करो कि बोरेन्स कैसे होते हैं। बोरेन्स कलरलेस होते हैं, कलर्ड नहीं होंगे, ध्यान रखना। बोरेन्स कलरलेस होंगे और गैसियस होंगे एट रूम टेम्परेचर। बोरेन्स आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर। ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ था कि बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। और एक क्वेश्चन था जो महिमा ने पूछा था, मैंने बोला था कि आप लोग पढ़ के आना, लेकिन मुझे उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। पैरोफोरिक एक वर्ड यूज हुआ था फर्स्ट लेक्चर में, याद है किसी को ना? पैरोफोरिक का मतलब यही होता है जो मैं सेकेंड लाइन में पढ़ा रही हूँ आपको। बोरेन्स आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर। पैरोफोरिक का मतलब होता है कि थोड़ी सी ही नमी पाते ही वो बिल्कुल विस्फोटक की तरह से जल जाए। ठीक है, मतलब हाईली रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरोफोरिक कंपाउंड। वो कंपाउंड पैरोफोरिक कंपाउंड कहा जाएगा और प्रॉपर्टी को पैराफोरिस कहा जाता है। इन बोरेन्स 3 centered 2 electron bonds are present. It is unique type of bond present in boranes only. बिल्कुल सही बात है। इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग, ये कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं नहीं मिलता है। ये सिर्फ बोरेन्स में ही ऐसे कंपाउंड मिलते हैं, ऐसी बॉन्डिंग मिलती है, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नेचर ऑफ बोरॉन। ओके, carboranes are mixed hydrides of boron and carbon and have same structure like boranes. ये तो सिंपल सी बात है। कार्बोरेन्स डिराइव फ्रॉम पैरोलिसिस ऑफ बोरेन्स। अब पैरोलिसिस एक वर्ड है जो शिवम पैरोलिटिक रिएक्शन की बात कर रहा था। पैरोलिटिक रिएक्शंस क्या होते हैं? पैरोलिटिक रिएक्शन क्या होते हैं कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, उसके बाद कुछ एलिमिनेशन हो जाए, इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा दो कि उसकी बॉन्डिंग सब टूट टूट के किनारे हो जाए, फिर कुछ बन जाए। तो जहाँ थर्मल लेवल को बढ़ाकर, टेम्परेचर को बढ़ाकर, इवन बढ़ाकर ही नहीं, हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर पर जब जो रिएक्शंस होती हैं उनको कहा जाता है पैरोलिटिक रिएक्शंस। और अगर उस रिएक्शन में एलिमिनेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे पैरोलिटिक एलिमिनेशन। ठीक है, तो कार्बोरेन्स की बात की गई है। कार्बोरेन्स कैसे बनता है? डिराइव्ड फ्रॉम पैरोलिसिस ऑफ बोरेन्स। बोरेन को इतना ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है और उसमें कुछ ऐसा डाला जाता है जिससे कार्बन मिल जाए, मतलब बोरेन निकल जाए और बोरेन की जगह कार्बन आ जाए, बोरॉन की जगह कार्बन आ जाए। बाकी कोई रास्ता नहीं है कार्बोरेन को बनाने का। ओके, बाकी तो ये रेफरेंसेज हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको। ये मेरा लैपटॉप बंद हो रहा है इसलिए मीटिंग कभी भी बंद हो सकती है। हुई की बुक आप पढ़ सकते हैं, बाकी जेडली है। और सबसे पहले तो आपको पूरी शर्मा कालिया पढ़नी चाहिए, पूरी शर्मा कालिया। तो अब आप जल्दी से पूछ लीजिए 1 मिनट में कुछ भी, बाकी ये बोरेस फिनिश हो गया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम एक दिन और क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, डिस्कशन कर लेंगे, और जिसमें मुझे आप लोगों की भी हेल्प चाहिए। आप लोग भी क्वेश्चन ढूंढिए नेट के और मुझे दीजिए, फिर मिलके एक दिन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकता है। जरूर पूछना है।